हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। बेटा आज हम चालू करने वाले हैं 1857 की क्रांति। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछे गए। तो आज हम इसको पूरा कवर करते हैं लगभग, जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो बेटा 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ, इसके क्या क्या मुख्य कारण है, इनके विषय में हम बातें कर लेते हैं। और क्या मुख्य कारण रहा, इसके विषय में हम समझ लेते हैं थोड़ा। बेटा 1857 का जो विद्रोह है, ये केवल एक दो कारण की वजह नहीं है, इसमें बहुत सारी वजह ऐसी रही हैं। इसमें हम सबसे पहला बोल सकते हैं कि भैया इसमें एक प्रशासनिक कारण रहा है। जैसे बेटा मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे साइड में, कि भैया एक प्रशासनिक कारण रहा है। प्रशासनिक कारण रहा है बेटा, सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी रहा है। प्रत्येक के बारे में बताऊंगा बेटा, थोड़ा सोचे ना। आर्थिक कारण भी रहा है, सैन्य कारण भी रहा है। तो बेटा यहाँ पे बहुत कारण रहे, हम जो समझे जो 4 कारण थे हमारे मैन, इसमें से विशेष रहे हैं। क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था से भी हम देखते हैं तो उन्होंने, अंग्रेजों ने हमें चारों तरफ से झगड़ा हुआ था बेटा। सामाजिक एवं धार्मिक, यानी कि वो हमारे धार्मिक मामलों में भी इन्वॉल्व कर रहे थे, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे, इस बात से को भी हम समझते हैं। आर्थिक कारण, यानी कि वो हमें धन संबंधित तरीके से भी हमें हानि पहुंचा रहे थे, बहुत सारे तरीके थे उनके अंतर्गत। सैन्य कारण का मतलब यह है कि जो हमारी सेना होती है बेटा, उससे भी कहीं ना कहीं हमें ठेस पहुंची, हम उसके विषय में समझते हैं पूरा एक तरीके से है वो। तो बेटा जो 1857 का जो विद्रोह है, उसको स्टार्ट जो माना जाता है वो सैन्य विद्रोह से ही माना जाता है, जिसकी शुरुआत हम पढ़ सकते हैं बेटा 10 मई 1857 से हुई थी। 10 मई 1857 से। उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे। सैन्य विद्रोह की शुरुआत की यदि हम बात करते हैं तो 10 मई 1857 को जो स्टार्ट हुआ था बेटा, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ये मेरठ बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हुआ था बेटा। कहां से हुआ था? मेरठ बैरकपुर छावनी से। और दूसरी बात बेटा, यहाँ पे ये जो धीरे धीरे फैला, फिर ये मतलब यही नहीं कि मेरठ तक ही सिमट के रह गया, क्योंकि मेरठ विद्रोह बेटा दिल्ली पहुंचा। जैसे फिर जगह जगह पता चला, बरेली पता लगा, लखनऊ पता लगा, कानपुर पता लगा, तो वो धीरे धीरे सभी जगह फैला। देखो ये रहा बेटा, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध। और बेटा इसमें हम हर जगह पे यदि बात करते हैं तो हर जगह पे फैलने का एक अलग उद्देश्य रहा है। जैसे सैन्य विद्रोह रहा, पर सेना ने, ये नहीं कि पूरे देश की सेना ने इसको लड़ा। कई जगह ऐसा हुआ कि सेना ने इन्हें ही, सेना के लोगों को ही गलत ठहराया, परंतु जिसकी स्टार्टिंग है वो सेना के द्वारा हुई 10 मई 1857 के द्वारा। क्योंकि जो कानपुर में है या बरेली में है या झांसी में है या दिल्ली में है या अवध में है, यहाँ पे अलग अलग कारण रहे। क्योंकि जैसा हम बरेली समझते हैं या झांसी समझते हैं बेटा, झांसी की रानी के द्वारा लड़ा गया था, क्योंकि उनके दत्तक पुत्र जो थे उनको अंग्रेजों ने कहा कि आपका पुत्र नहीं है, आपका गोद लिया हुआ पुत्र है, इसलिए इनको राजा नहीं बनाया जाएगा। तो जो झांसी की रानी थी, उनके जो पति थे यानी कि जो राजा थे, वो आकस्मिक रूप से बेटा उनका निधन हो गया था, जिस वजह से रानी को महल से निकाला जा रहा था। क्योंकि गोद लिए, क्योंकि जो डलहौजी थे वो एक नियम लाए थे बेटा, जिसे बोला गया था राज्य हड़प नीति या व्यापकता का सिद्धांत जिसे बोला गया। तो उसके अंतर्गत जो ये नियम लाए, यानी कि जिसके दत्तक पुत्र, यानी कि जो अपना पुत्र नहीं होगा, यदि गोद लिया हुआ पुत्र होगा तो वो राजा नहीं बनेगा। और ऐसी स्थिति में जो जगह है, यानी कि जो भी एरिया है या जो पैलेस है, वो किसके अधीन हो जाएगा बेटा? अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों, जो 1857 की क्रांति है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भैया इसके प्रतीक चिन्ह क्या था। तो बेटा प्रतीक चिन्ह की यदि हम बात करते हैं तो कमल और रोटी। क्या था बेटा इसका प्रतीक चिन्ह? कमल और रोटी। क्लियर है बच्चों? अब बेटा हम राजनीतिक कारण थोड़ा समझते हैं। राजनीतिक कारण बेटा होता है जिसको हम बोलते हैं जैसे राजनीति। जैसा आज राजनीति थोड़ी परिवर्तित है, उस समय राजनीति किस तरह की होती थी हम उसको समझते हैं बेटा। तो राजनीति का मतलब होता है किसी चीज को बिना लड़े दिमागी रूप से काबू करा जा सके, उसे बोल सकते हैं एक तरीके से राजनीति। यानी कि हमने किसी को मारा नहीं है बेटा डायरेक्टली, पर हमने अपना ऐसा दिमाग यूज किया हो जिससे मतलब इनडायरेक्टली हम जीत पा रहे हैं। तो यहाँ पे राजनीति के अंतर्गत वही चीजें आने वाली हैं बच्चे। तो राजनीतिक कारण यदि हम पढ़ते हैं बेटे, तो यहाँ पे लिखा 1857 के अंतर्गत राजनीतिक कारणों में लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी का व्यापकता का सिद्धांत, जिसके विषय में बेटा मैंने अभी बताया था जस्ट आपको, व्यापकता का सिद्धांत।
व्यापकता का सिद्धांत का मतलब ही यही था। इन्होंने एक ऐसी राजनीति लगाई यहां पे कि जिससे ऑटोमेटिक बहुत सारी जगह उनके पास चली गई। जैसे बेटा अब बेटा बेले जेले की संधि समझते हैं पहले, राज्य हड़प नीति से पहले। बेले जेले की संधि में क्या होता था, जब कोई भी हिंदू राजा है तो उसको अपने दरबार में या अपनी जगह पे अंग्रेजी सेना को रखना होगा। किसको रखना होगा? अंग्रेजी सेना को। अब बेटा हम बताओ, यदि हमारे घर में ही कोई आके रहने लगे तो वो हमारी जानकारी अन्य को देगा या नहीं देगा? हस्तक्षेप हो सकता है हमारे साथ आने वाले समय में। तो यही हुआ बेले जेले की संधि के अनुसार। ये रहा लिखा हुआ बेटा, अपने राज्यों में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी और इसमें राजाओं की स्वतंत्रता थी बेटा समाप्त होने लगी और राजाओं ने कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ना लगा। यानी कि बेटा कहने का मतलब ये कि राजाओं के प्रति हस्तक्षेप बढ़ेगा बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया अभी आपको। तो यहाँ पे हमारी क्या हुआ कि हमारी स्वतंत्रता थी राजाओं की, वो खत्म हो गई थी। इनडायरेक्टली सारी बातें अंग्रेजों तक पहुंचने लगी थी जो भी थी। अब बेटा हम पढ़ते हैं डलहौजी की व्यापक, जो इन्होंने नियम लगाया बेटा व्यापकता का नियम, जिसे बोला गया राज्य हड़प नीति। व्यापकता के सिद्धांत को ही क्या बोला गया बेटा? राज्य हड़प नीति। इसके अंतर्गत क्या था कि जिस भी हिंदू राजा के या कोई भी राजा रहा हो उस समय अन्य, जिनके संतानें नहीं है, जिन्होंने गोद लिए संतानें, उनकी सीधी सीधी जो गद्दी है या जो राज्य है उसको विलय कर लिया जाएगा अंग्रेजी राज्यों के अंतर्गत या अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत। क्लियर है बच्चे? बेले जेले की संधि के बाद आप राज्य हड़प नीति भी समझे। और बेटा अब ये इस बार क्वेश्चन भी था आरओ में, इस बार ही ये क्वेश्चन आया था मेरे बच्चे। इसका आंसर इसमें ये पूछा गया था, मैं आपको बताता हूं। उसमें पूछा गया था कि कौन से विलय करे गए थे। ये तो यहां पे लिखा हुआ है, पर वहां पूछा गया था कौन सा विलय नहीं किया गया था बेटा। तो उसमें मैं बताता हूं आपको, शायद सतारा था बेटा ऑप्शन में, जैतपुर था, और शायद बच्चे झांसी था, और जो नहीं था वो बेटा उड़ीसा था शायद। उसमें मेरे को इतना याद नहीं है, पर कंफर्म पर मेरे को थोड़ा मिसिंग याद है कि उड़ीसा था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है कौन सा विलय है कौन सा नहीं है, जो अभी वर्तमान हाल ही में ही जो आरओ हुआ है बेटा 27 जुलाई को 2025 में, उसी में ये एग्जाम आया था। तो बेटा ये उन चीजों का क्रम है जो विलय करी। विलय का मतलब बेटा मिला लेना, अपने अंदर मिला लेना। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत ने इन सबको अपने अंदर विलय कर लिया, यानी कि अपने में मिला दिया। आप समझ गए होंगे बेटा इतनी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहला जो मिलाया गया बेटा वो सतारा था। क्या था? सतारा। उसके बाद जैतपुर मिलाया गया, उसके बाद बेटा आप देखेंगे बघाट मिलाया गया, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, फिर करौली और अवध। ये क्रम है बेटा, बिल्कुल क्रम में ही लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें डायरेक्टली यहां से याद कर सकते हैं, क्रम में ही है। एक बहुत बड़ा कारण यहां पे बना कि नाना साहब की पेंशन खत्म कर दी गई थी बेटा। जो नाना साहब थे उनकी पेंशन खत्म करने से उनमें भी एक आक्रोश था कि यार किसी व्यक्ति को यदि पेंशन ले रहा है, वो यदि किसी का राज्य विलय पहले ही कर लिया गया है, उसकी पेंशन और आप बंद कर देते तो थोड़ा सा उसको जोर पड़ता है। तो नाना साहब एक बहुत उस समय कह सकते हैं कि अंग्रेजों के लिए काफी दिक्कतें पैदा कर रहे थे अपनी पेंशन बंद होने की वजह से बेटा। और थोड़ा हम बेटा पढ़ते हैं प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्या होता है बेटा? प्रशासन जो यानी कि आज की डेट में हमारा बेटा डीएम एसडीएम के द्वारा जो चीजें चलाई जा रही होती हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि जज हैं हमारी, सारी चीज प्रशासन, यानी किस तरीके से हमारी जो सरकार के नीचे जो काम कर रहे होते हैं अधिकारी, वो किस तरीके से प्रशासन को चला रहे हैं, ये सब प्रशासनिक राजनीति के अंतर्गत आती है बेटा चीजें। तो प्रशासनिक कारण को यदि हम यहाँ पे समझते हैं बेटा, तो हम समझते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला एक ठोस रीजन यही था कि अंग्रेजों ने भेदभाव, यानी कि जो भेदभाव होता है बेटा, उस नीति को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, जिसमें सबसे पहला यही था कि भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया तथा उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को रखा गया। यानी कि ये तो बहुत बड़ा बेटा एक नाइंसाफी वाली बात थी कि ब्रिटिश लोग ही बड़े पदों पर रहेंगे, भारतीय लोग नहीं रहेंगे। क्या ये प्रशासनिक कारण बनेगा? नहीं बनेगा, असंतोष का लोगों में। तो इस कारण भी बेटा असंतोष फैला हुआ था। अब बेटा हम चलते हैं अगले पेज पे, ये कवर हो गया हो तो आइए बेटा थोड़ा सा और जानते हैं। अब प्रशासनिक कारण में ही बेटा ये दो टॉपिक और हैं। अब बेटा एक टॉपिक मुझे बताओ, ये कहना चाह रही हैं लाइनें, यदि हमारा कोई भी केस जज के पास जाता है, अब हम दो लोग हैं, हमारा कोई भी केस गया जज के पास, परंतु उस समय ऐसा होता तो जज क्या करते हैं,
आजकल तो जिसकी गलती होती है उसको सजा मिल जाती है, परंतु बेटा अंग्रेजों के जमे जो समय था, ये उस समय की बात यदि हम करते हैं तो उस समय पक्षपातपूर्ण नीति थी जजों की। जैसे यदि सपोज करते हैं, पहली बात तो हम यही समझेंगे कि अंग्रेजी जो जज हैं, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के जज हैं, अंग्रेजी का मतलब वो किसी भी डिसीजन को सुना देते हैं। मतलब दो लोग हैं, एक अंग्रेज है एक भारतीय है, और जज जो है अंग्रेज है, और जो दो व्यक्ति थे एक अंग्रेज है और एक हिंदुस्तान का लोग है। तो हम समझेंगे बेटा यहाँ पे तो अंग्रेजी जो जज हुआ करता था, उन्होंने कोई फैसला सुना दिया, अब चाहे वो सही है या वो गलत है, तो सही है तो कोई काटने की जरूरत ही नहीं होगी। यदि वो फैसला गलत है तो किसी भी कंडीशन में जो भारतीय जज होगा उस फैसले को नहीं काट सकता था। पहली बात तो यही, यानी कि भारतीय जज होने का कोई फायदा ही नहीं था यदि आप गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे, अपने लोगों के साथ गलत होने के बाद भी आप आवाज नहीं उठा पा रहे, तो यानी कि ये भी भेदभावपूर्ण था भाई, भेदभाव तो हो रहा था। एक बात और, यदि किसी सपोज करो अंग्रेज भी तो आपस में लड़ सकते हैं, अब यदि कोई अंग्रेजी व्यक्ति है जिसके खिलाफ केस डला, तो पहला अब यहां पे भारतीय जज को उसके खिलाफ कोई फैसला सुनाने का ही अधिकार नहीं था, यानी कि फैसला हर कंडीशन में केवल कौन सुनाने वाला है, ब्रिटिश सरकार का जज। यानी कि भारतीय को यह अधिकार ही नहीं था कि उनके खिलाफ फैसला ही सुना सके, तो गलत या सही तो बाद में सुना पाएगा बेचारा, जब अधिकार होगा, अधिकार ही नहीं था। तो यहां पे हम ये बात समझे कि भैया ये बहुत भेदभावपूर्ण दोनों बातें आपने बताई। और तीसरी बात और समझ लेते हैं बेटा, यदि सपोज करो भारतीय जज ने कोई फैसला सुना दिया, तो उस फैसले को ब्रिटिश सरकार का जज काट सकता था। तो यहां से हम समझते हैं प्रशासन में भी थोड़ी व्यवस्था में, क्योंकि जज की यदि कोई बात काट रहा है भारतीय, तो उसके सम्मान के साथ भी बेटा थोड़ा खिलवाड़ था। तो हम समझते हैं कि प्रशासनिक कारण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। और बेटा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बेटा क्या हुआ, डलहौजी ने तंजौर तथा कर्नाटक में नवाबों की उपाधि जब्त कर ली। मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित किया गया और लाल किले से निकाल दिया गया था बेटा। और लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। यानी कि बेटा हम बात करना चाहते हैं कि जब डलहौजी जो है हमारे उस समय रहे थे, इन्हें क्या करा, तंजौर तथा कर्नाटक के नवाबों की जो उपाधियां मिली थी बेटा, तमाम जितनी भी उपाधियां थी उस समय तमाम जितनी मिली थी, उन सभी को जब्त कर लिया गया था। और जब्त करने के बाद एक इन्होंने इंपॉर्टेंट बात और करी, जो उस समय के जो राजा यानी कि जो जो मुगल लोग थे, जैसे उस समय कहा करते बेटा मुगल कहा करते थे उन्हें, यदि जैसा आपको पता होगा, तो मुगल सम्राट नहीं बोला जाएगा उन्हें। इन्होंने एक नया नियम बोला, सम्राट नहीं बोलेगा, क्योंकि सम्राट का मतलब होता है संपूर्ण देश पे राज करने वाला, एक तरीके से लगभग तो पूरे देश पे राज करता हो। तो अब ये खाली राजा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, राजा। एक ये भी असंतोष का कारण था। अब बेटा हम समझते थोड़ा सामाजिक एवं धार्मिक कारण। बेटा सामाजिक हम समझ सकते हैं जो हमारा समाज है, जिसमें हम तुम और सभी जो व्यक्ति रह रहे हैं। और धार्मिक बेटा जो हमारी धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं चाहे ईसाई हैं। पर यहाँ पे हम सीधा सीधा बात केवल 3 ही धर्म पे करेंगे, क्योंकि तीनों धर्म के बारे में ही 57 की क्रांति में जो वर्णन मिलता है बेटा, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म, इन 3 धर्मों के विषय में विशेष बात करनी पड़ेगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इससे थोड़ा रिलेट है बातें यहाँ पे। अच्छा बेटा, सामाजिक कारण में और जो धार्मिक कारण है बेटा, जो अंग्रेजी लोग थे उनका मानना यह था कि जो हमारा धर्म है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। तो उन्होंने बहुत सारे अपने नियम चलाए, जिसके अंतर्गत इन्होंने एक नियम चलाया था कि जो लोग पारसी, जो इनके पारसी कह रहा हूं बेटा, ईसाई धर्म, कौन सा बोल रहा हूं बेटा, ईसाई धर्म, जो लोग ईसाई धर्म को अपनाएंगे, अपनाएंगे मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आज सपोज करो कोई मुस्लिम है और वो ईसाई बन जाता है, या हिंदू है वो ईसाई बन जाता है, उसे बोलते हैं अपनाना। तो इन्होंने ये कहा कि जो लोग ईसाई धर्म को अपनाएंगे मुन्ना, उन्हें ही बेटा ये अधिकार मिलेगा कि पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा उनका। इस बात को समझ रहे हैं आप। और थोड़ी बहुत रियायतें भी थी उन लोगों को जो ईसाई धर्म को अपना लिया करते थे बेटा। उस समय इन्होंने ऐसी रणनीतियां भी चलाई थी कि जो स्त्री ईसाई धर्म में शादी करेगी उन्हें बहुत सारी छूट थी, मतलब उनके परिवार को भी, मतलब समझ लेना आप, रिलीफ देंगे, वो वाली बात हुआ करती थी। आर्थिक कारण बेटा, आर्थिक आप समझ सकते हैं धन से जुड़ी हुई बात होगी।
अब बेटा एक बात समझते हैं, आर्थिक कारण उस समय हो क्या सकते थे, हमारे पास ऐसा क्या था जिससे अंग्रेजी लोग हमें आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे। बेटा सबसे पहली बात थी, कंपनियों की नीतियों ने पारंपरिक उद्योग को समाप्त कर दिया था। इससे दस्तकारी व जो हाथ से बेटा हम चीजें बना रहे थे, उद्योग के संलग्न वर्ग एवं किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। कृषि के वाणिज्य से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। यानी कि हम सीधा सीधा बात करते हैं तो जो भी उस समय हमारे उद्योग धंधे हुआ करते थे बेटा, भारत में हस्तशिल्प कला जो जो हम हाथों से शिल्प करते हैं उसका बहुत ज्यादा शुरू से ही कारण रहा, मतलब बहुत सारा व्यापार रहा है। तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे उस सबको भी नष्ट कर दिया था, जिससे किसान किसान तो इसलिए परेशान था बेटा क्योंकि टैक्स इतना ज्यादा कर दिया था इन्होंने, बहुत ज्यादा। तो व्यापार हमारा वैसे खत्म हो गया था हस्त वाला, किसी से हमारी खत्म होगी तो वाणिज्य बची ही नहीं बेटा, वाणिज्य का विनाश हो गया था उस समय। अब करते हैं बेटा सैन्य कारण। सैन्य कारण के बेटा बहुत बड़े रीजन है, क्योंकि सैन्य कारण बेटा, सेना जो थी उसका एक कारण यह था कि सबसे पहला सेना की जो संख्या थी, यदि सपोज करो, मैं बता देता हूं बेटा यहां पे लिख के, यदि सपोज करो 5 भारतीय यानी कि इंडियन सैनिक हैं, तो बेटा ब्रिटिश सरकार के जो होंगे वो 1, यानी कि रेशो जो था 5:1 के रेशो में था। भारतीय और ब्रिटिश सरकार के जो सैन्य रेशो था वो 5:1 था। इसका मतलब ये है मुन्ना कि यदि 5 भारतीय सैनिक होंगे तो 1 ब्रिटिश सैनिक होगा, यदि 50 भारतीय सैनिक होंगे तो 10 ब्रिटिश सैनिक होंगे। समझ गए होंगे आप, 5:1 का मतलब यही होता है बच्चों। अब बेटा आर्थिक कारण, सैन्य कारण यही हम समझते हैं। अब उसके बाद भी क्या हो रहा है कि भाई सेना भारतीय लोग ही ज्यादा है क्योंकि 5:1 है, तो भाई उसके साथ विद्रोह, मतलब सॉरी, उसके साथ यहाँ पे थोड़ा एक और दिक्कतें हो रही थी कि भाई सैलरी जो है, सैलरी बराबर नहीं है। यदि हम 2 व्यक्ति सेम पद पे हैं तो सैलरी सबकी बराबर होनी चाहिए, पर सैन्य भेदभाव था कि अंग्रेजी लोगों को सैलरी ज्यादा मिला करती थी जबकि वहीं भारतीय लोगों को सैलरी कम मिला करती थी। और बेटा एक बात और भी है, जो बड़े बड़े पद हैं, बड़े बड़े पद हैं, जैसे बेटा सुपरिटेंडेंट है या कैप्टन है, उस समय ऐसे पद हुआ करते थे। एसएसपी, एएसपी ये आज के वर्तमान पद हैं, उस समय आर्मी वाले पद लगभग हुआ करते थे। तो बच्चों हम मान सकते हैं कि सूबेदार तक का जो पद होता था वो तो भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा मिलता था, या कोई ऐसा हो सकता है जो ब्रिटिश सरकार के प्रति ज्यादा ईमानदारी दिखाता हो उसे बड़ा दे दिया हो, तो एक आध तो कहते नहीं, वरना भारतीय लोगों के लिए एक लिमिट बना दी थी बेटा कि कोई भी भारतीय व्यक्ति सूबेदार से ऊपर नहीं करा जाएगा प्रमोशन कर करके, ठीक है। जबकि जो ब्रिटिश सरकार के हैं वो सब अधिकारी रैंक पे थे ज्यादातर, मोस्टली सैनिक लेवल पे बहुत कम व्यक्ति थे इनके पास। समझ लोगे आप। तो सैन्य कारण भी इसीलिए बेटा बना कि सेना भी असंतोष का कारण रहा। और दूसरी बात, दोनों के साथ व्यवहार भी अलग तरीके से किया था, मतलब व्यवहार समझते हैं ना, व्यवहार बोलते हैं जो हम किसी के साथ बर्ताव कर रहे होते हैं बच्चे। अब बर्ताव भाई दोनों के साथ बराबर होना चाहिए, सेना में है, भारतीयों के साथ तो कठिन कर रहे थे, ब्रिटिश के साथ नॉर्मल व्यवहार कर रहे थे, आसान, विनम्र, बहुत ज्यादा, बहुत पोलाइट, मतलब बहुत आराम से बोल रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं भेदभाव का कारण बना, किसमें, सेना में। चलते हैं बेटा, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। अब बेटा यहां पे हम समझते हैं कि ब्रिटिश जो, मतलब यहां से जो विद्रोह की शुरुआत हुई है वो क्या है बेटा, 1857 में जब विद्रोह हुआ था, तो ये लिखा हुआ है बेटा, दमन, 1857 के विद्रोह के दमन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसमें सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। बेटा जाति धर्म के आधार पर विभाजित करके हम किसी भी चीज को कमजोर कर सकते हैं। ये अंग्रेज लोग समझ चुके थे कि यदि हम सेना में भी जाति धर्म को बांटेंगे तो लोग अपनी जाति और धर्म के विशेष में सोचना शुरू कर देंगे। तो ये इन्होंने एक और नीति चली थी। थोड़ा आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा यहाँ पे लिखा है तत्कालीन कारण। तत्कालीन का मतलब होता है कि उस समय ऐसी क्या स्थिति बनी एकदम, जिस कारण विद्रोह छिड़ा, जिस कारण लड़ाई चालू हुई। तो बेटा एक सैन्य कारण जो था उसका ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, यदि हम समझते हैं तो थोड़ा ज्यादा बेटा कर लेते हैं, ठंड लगने लगी क्लास में। तो बच्चों होता क्या है
अब जो 57 में बेटा क्या होता था, उससे पहले एक बंदूक यूज करते थे, ये उसका नाम होता था ब्राउन बेस। क्या नाम हुआ करता था? ब्राउन बेस। अब इसके स्थान पे एक नई बंदूक यूज करी गई जिसका नाम था इनफील्ड राइफल, और उसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। अब इस बंदूक के लिए बेटा क्या यूज होता था? एक कारतूस यूज हुआ करता था जिसको मुंह से खोला जाता था, उसके आगे एक चीज लगी होती थी, और उसमें बंगाली जो लोग हैं उन्होंने ये बताया कि भैया, जो सैनिक है, मतलब लोगों ने नहीं, सैनिकों ने ये बताया कि इस कारतूस में जो आगे चीज लगी हुई है ये गाय के मांस और सूअर की चर्बी से बनाई गई है। यानी कहना समझते हैं हम सीधा सीधा, गाय हिंदू धर्म में पवित्रता का प्रतीक है, और वहीं पे ही जो सूअर है बेटा वो मुस्लिम समाज में निषेध बताया गया है। तो दोनों ही समाज को ठेस पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? यदि कोई चीज हमारे लिए बिल्कुल निषेध है तो मुस्लिम लोग उसे यदि मुंह लगा रहे हैं तो वो उनके लिए एकदम बहुत गंदी चीज हो जाएगी ना बेटा। तो ऐसे ही हिंदू लोग गाय को बहुत पवित्र मानते हैं, तो यदि वो उसे मुंह से खोल रहे हैं तो उनके लिए धार्मिक चीजें हर्ट होंगी सीधा सीधा, यानी कि उनका धर्म नष्ट हो रहा है सीधा सीधा। तो ये दोनों एक कारण थे जिस कारण सेना का विद्रोह तत्कालीन का मतलब उस समय जो बना। और यहाँ पे एक सबसे मेन रीजन ये रहा कि जब सैनिकों द्वारा ये चीजें अधिकारियों से पूछी गई तो उन्होंने बहुत लाइटली लिया, और मतलब इसको बिना इस पे जांच किए ही उन्होंने ये बोल दिया कि ऐसा है ही नहीं, जो हमारे कारतूस बनने उसमें सुअर और गाय की चर्बी का यूज मतलब नहीं हो पा रहा है, मतलब नहीं हो रहा है। परंतु बाद में जब इसको सैनिकों ने किया जांच इसकी, तो ये सही बात निकली कि ऐसा है कि इसमें गाय और सुअर का यूज कर रहे हैं लोग, मतलब ब्रिटिश सरकार कर रही है। तो उनको हर्ट हुआ और धार्मिक रूप से भी हर्ट हुआ, तो इसीलिए उन्होंने इसका विद्रोह चालू किया। और सबसे पहला विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे मंगल पांडे। कौन थे बच्चों? मंगल पांडे थे, जो बैरकपुर छावनी से थे, मेरठ के थे बेटा। यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा कहीं ना कहीं। ये तो बेटा बंगाल सेना जो मैंने बताया सबसे पहले उन्होंने बताया था, जो जांच के बाद पता चला कि गाय और सुअर की चर्बी वास्तव में ही बेटा शस्त्र के प्रयोग करी जा रही है। सैनिक का विश्वास उठ गया था बेटा, और सैनिकों ने यह भी माना कि सरकार जो है जानबूझकर ऐसा कर रही है बेटा, कारतूसों का और नष्ट करना चाहती है। और सरकार ज्यादातर लोगों को ईसाई तो बढ़ता, यदि कोई हमारे धर्म को नष्ट करेगा तो हमारा दिमाग अलग अलग तरीके से काम करेगा। तो ऐसे ही जो उस समय के लोग थे उनका मानना यह था, जो सेना में थे, कि सरकार हमें ईसाई बनाना चाहती है, इसलिए ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। थोड़ा बेटा आगे चलते हैं। 1857 का विद्रोह जो है बेटा मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पहुंचा, यदि हम समझते हैं इस बारे में समझ लेते हैं। जैसे बेटा मैंने बताया 29 मार्च 1857 चर्बी लगे हुए कारतूस का प्रयोग का विरोध हुआ बेटा। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के जो सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने इस विद्रोह को आरंभ किया। और मंगल पांडे ने बेटा उन्होंने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर सर्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसीलिए बेटा उन्हें फांसी दी गई थी बाद में। तो बेटा मैंने यहाँ पे बताया उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर सर्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने? मंगल पांडे ने। जब उनको पता चला कि हमारे धर्म के साथ बहुत ज्यादा खेल खिलकाव करा जा रहा है, मतलब खिलवाड़ हो रहा है, तो उन्होंने इन दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल को सैन्य अदालत में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी बेटा। किसको? मंगल पांडे को। कोई दिक्कत है? और जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था यदि हम बात करते हैं तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, 1857 का। और कमल और रोटी इस विद्रोह का प्रतीक था बेटा। एक बात और है, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद माना गया है किसको? मंगल पांडे को। किसको माना गया है बेटा? अच्छा, 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय मेरठ जो बैरकपुर छावनी है, उस समय वहां का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो बेटा उस समय वहां के कमांडिंग ऑफिसर थे हेड से। कौन थे बच्चे? हेड से नामक व्यक्ति थे, कमांडिंग ऑफिसर। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगले पेज पे चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट पेज। बेटा उसके बाद हमने बात की यहाँ पे बेटा चर्बी लगे कारतूस का मैं पहले ही बता चुका हूँ सारा जिक्र। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब पूरे विद्रोह की बात करते हैं, क्योंकि मंगल पांडे को फांसी जब मिलेगी तो विद्रोह और बढ़ा। तो 10 मई में क्या हुआ बेटा, ये विद्रोह सैनिक विद्रोह बन गया। और ये पूरे मतलब क्या हुआ, सभी सैनिकों ने अपने जगह जगह, शुरुआत तो खैर मेरठ से ही हुई थी, अपने अधिकारियों को गोली मारी और उनकी हत्या करनी चालू कर दी। इस वजह से ये विद्रोह और जाते ही से फैला। 10 मई 1857 को फैलता बेटा ये विद्रोह मेरठ से चालू होकर दिल्ली पहुंचा।
दिल्ली 11 को पहुंचा, 12 तारीख में कब्जा कर लिया गया। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बिठा दिया गया और बेटा वहां का नवाब घोषित कर दिया गया। जैसा बेटा यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा, बहादुर शाह को पुनः सम्राट एवं घोषित कर दिया गया, बहादुर शाह द्वितीय को। परंतु बेटा बहादुर शाह द्वितीय को घोषित तो कर दिया, बहादुर शाह द्वितीय को घोषित तो कर दिया, परंतु वास्तविक नेतृत्व जो था, नेतृत्व का मतलब होता है देखरेख, वो कौन कर रहा था बेटा? बख्त खां कर रहा था। कौन कर रहा था? बख्त खां। परंतु बेटा ये विद्रोह लंबे समय तक नहीं चला, यानी कि हम समझें, क्योंकि सेना बेटा पूरे देश की एक नहीं थी उस समय, क्योंकि यदि भारतीय यहाँ की सेना मेरठ की कर रही थी तो झांसी में विद्रोह कर रहे थे और उल्टा इन्हीं सैनिकों का, सेना के द्वारा ही। और झांसी में भी ऐसा नहीं था, मतलब कुछ सेना के लोग पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, भारतीय लोग ही आपस में, तो इसीलिए विद्रोह पूरा सफल नहीं हो पाया। और बेटा हम यहाँ पे एक बात और कह समझ रहे हैं कि बहादुर शाह जफर को जब सेकंड को बिठा दिया इन्होंने, उसके बाद 57 में ही ब्रिटिश सरकार ने दोबारा से ही इसे उतार दिया बहादुर शाह को, और बेटा इसे ले गए थे फिर यहाँ से। और इसे बहादुर शाह को जिन्नत महल ने जानकारी के अनुसार इसे गिरफ्तार कर लिया गया था बेटा। देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। हडसन ने सम्राट को 2 पुत्र और पौत्र को यह वचन दिया कि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, गोली मारकर हत्या कर दी, परंतु फिर भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। परंतु जो बहादुर शाह जफर, यानी कि जफर नहीं बेटा, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जो है, इन्हें बेटा हुमायूं के मकबरे से उठाया गया। जिन्नत महल ने इस चीज की जानकारी दी थी और बेटा बहादुर शाह को रंगपुर भेज दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई थी बेटा 1862 में। कब हो गई थी मृत्यु? 1862 में मृत्यु हो गई थी बेटा। अब विद्रोह पढ़ेंगे। लखनऊ में भी विद्रोह हुआ था। कहाँ विद्रोह हुआ था? लखनऊ में विद्रोह हुआ था। तो बेटा लखनऊ में राज कर रही थी उस समय बेगम हजरत महल। कौन राज कर रही थी? बेगम हजरत महल बेटा वहां की एक तरीके से हम कह सकते हैं, जिन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है। बेटा किसके नाम से जाना जाता है? महक परी के नाम से, महक परी के नाम से भी जाना जाता है। इनके नेतृत्व में ही लखनऊ में बेटा विद्रोह करा गया। इनका विद्रोह का कारण बेटा यह था कि ये अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। किसको बनाना चाहती थी? अपना बेटे को राजा बनाती। इनके बेटे का नाम था बेटा बिरजिस कादिर। क्या नाम था बच्चे? बिरजिस कादिर। अब इन्होंने इसको नवाब घोषित कर दिया। क्या बना दिया? क्योंकि बेटा आपने सुना होगा नवाबों की नगरी है लखनऊ, तो लखनऊ में जितने भी हुए थे बेटा वो नवाब हुए थे। इन्होंने अपने बच्चे को क्या कर दिया? नवाब घोषित कर दिया। किसको? बिरजिस कादिर को। अब हेनरी लॉरेंस बेटा, हेनरी लॉरेंस यहां मारे गए। हेनरी लॉरेंस जो है बेगम हजरत महल क्योंकि नेतृत्व कर रही थी, यहाँ पे नेतृत्व का मतलब वो युद्ध कर रही थी खुद ही, उनकी देख रेख में युद्ध हो रहा था। तो उनकी देख रेख में जब युद्ध चल रहा था तो यहाँ कौन मारे गए थे बेटा? हेनरी लॉरेंस मारे गए थे यहाँ पे व्यक्ति, बेगम हजरत महल नेतृत्व में। किसको बेटा? वो नवाब बनाना चाह रहे थे अपने बेटे को, जिनका नाम क्या था? बिरजिस कादिर था बेटा। परंतु कैपबेल जो व्यक्ति था, कौन व्यक्ति? कैपबेल। कैपबेल ने सन 1858 में लखनऊ पे कब्जा कर लिया बच्चों। कैपबेल ने मार्च 1858 में विद्रोह को दबाकर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। यानी कि जो महक परी थी, यानी कि जो हमारी महारानी, जो मतलब यानी कि रानी थी, जिनका नाम क्या था बेटा? महक परी, अन्य नाम। और तो उनका नाम क्या था लखनऊ का जो रानी थी? तो बता पाएगा मुझे बेटा? अभी मैंने बताया बेगम हजरत महल। क्या नाम बताया था बेटा मैंने? बेगम हजरत महल, जिनका अन्य नाम महक परी है। क्लियर है बेटा? अब कानपुर, दूसरा विद्रोह बेटा किस जगह हुआ? कानपुर। कानपुर बेटा अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। अब यो निकला किस कारण, इस बात को समझते हैं हम थोड़ा सा। तो बेटा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र बेटा समझ गए होंगे, गोद लिए हुए पुत्र, है ना? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनका अन्य नाम है बेटा धोधू पंत। इनका एक अन्य नाम है जिसको क्या बोला गया बेटा? धोधू पंत। पेपर में क्वेश्चन भी आता है बेटा, नाना साहब का अन्य नाम क्या है? नाना साहब का अन्य नाम क्या नाम बेटा? अन्य नाम क्या नाम है बेटा? धोधू पंत। धोधू पंत। क्लियर है बच्चों? धोधू पंत ने विद्रोह नेतृत्व किया बेटा।
इसकी सहायता तात्या टोपे ने करी थी भाई। किसने करी थी? तात्या टोपे ने। जिसका, और बेटा यहां पे ये भी आ रहा, तात्या टोपे का असली नाम क्या है? तो बेटा तात्या टोपे का असली नाम क्या है? तात्या टोपे का शायद लिखा होगा यहीं पे, लिखने की जरूरत नहीं थी शायद, मुझे नहीं पता बेटा। ये रामचंद्र पांडुरंग लिखा हुआ है, सॉरी मैं लिखने लग गया था बेटा, रामचंद्र पांडुरंग। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं कि तात्या टोपे जिनका असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और बच्चे यदि मैं बात करता हूं, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? धोधुपन। ये क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है बेटा पेपर। परंतु यहां पे क्या होता है, जो कैपवेल है, सॉरी कानपुर में कैपवेल नहीं करा था शायद, हाँ बेटा जो कानपुर जगह है, यहाँ पे जो विद्रोह का दमन करा गया वो कैपवेल के द्वारा करा गया। किसके द्वारा दमन का मतलब आप समझते हैं, किसके द्वारा चीजें दबाई जाती हैं उसे बोलते हैं दमन। किसी को दबाना, किसी के द्वारा दबाया जाना, उसे बोलते हैं दमन, यानी कि चीजों को दबाया किसने? तो कैपवेल ने फिर से अधिकार कर लिया था बेटा किस जगह? कानपुर में। और जो तुम्हारे यहाँ पे नाना साहब हैं, कहाँ के बेटा? नाना साहब ऊपर जो थे नाना साहब, ये कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। कहाँ चले गए थे बेटा नाना साहब? नेपाल चले गए थे। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया। झांसी, झांसी तो बेटा सबको पता है, झांसी वाली रानी फेमस है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं थी किसके द्वारा किया होगा, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा गया होगा। जिनका दूसरा नाम कोई बता पाएगा मुझे? बचपन का नाम बता पाएगा? लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था बेटा मनु। क्या नाम था बच्चों? इन्हें ही अन्य नाम झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो बेटा होता क्या है कि झांसी की रानी का जो जन्म है बेटा, उनकी बातें कर लेते हैं, क्योंकि इनके बचपन का नाम बेटा मैंने अन्य नाम बताया रानी लक्ष्मीबाई था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और बेटा मृत्यु हुई थी इनकी ग्वालियर में। ग्वालियर किले के पास इन्होंने अंतिम युद्ध किया था बेटा ब्रिटिश सेना से। तो बेटा पहला क्या हुआ कि इनके जब पति का देहांत हो गया तो इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और वो दत्तक पुत्र कहलाए। तो उस स्थिति में अंग्रेजों की सेना यहाँ पे लग गई। राज्य डलहौजी, वही डलहौजी का नियम था, व्यापकता का सिद्धांत, राज्य हड़प नीति। तो उसके अंतर्गत इन्हें युद्ध करके झांसी के किले से बेटा निकाल दिया गया था। फिर बाद में इन्होंने जो युद्ध किया वो ग्वालियर के किले से किया था बेटा। ग्वालियर पहुंच गई थी और तात्या टोपे भी बेटा यहीं पहुंचे थे। तात्या टोपे, क्योंकि तात्या टोपे भी लगातार किसी ना किसी का साथ दे रहे थे। वो इनसे जाके मिलते हैं झांसी की रानी से, और झांसी की रानी सैन्य वेशभूषा, बेटा सैन्य वेशभूषा बोलते हैं जब सेना में कोई व्यक्ति जाता है तो जो भी वेशभूषा रही होगी उस समय उसको पहन के ही उन्होंने युद्ध किया था। और बेटा और इनको राष्ट्र में बताया किले की दीवार के पास वीर गति को प्राप्त हो गई थी। और एक अन्य मत यह भी कहता है कि ये जिंदा हाथ नहीं आई थी, इन्होंने अपने आप को अग्नि में दहन कर दिया था, यानी कि हाँ भाई। और उसके बाद बेटा अगला, तात्या टोपे को उसके विश्वासघाती मित्र मान सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। बेटा मान सिंह जो थे तात्या टोपे के दोस्त थे, मित्र जिसे हम बोल सकते हैं। तो उन्होंने विश्वासघात किया कि इन्हें गिरफ्तार करवा दिया था बेटा उन्हें। और बाद में क्या हुआ, तात्या टोपे को फांसी की सजा सुना दी गई थी। कहाँ पे? ग्वालियर में ही, क्योंकि ग्वालियर में ही ये युद्ध हुआ था झांसी की रानी वाला, और ग्वालियर में ही इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। बेटा बिहार में समझते हैं। बेटा बिहार में देखो, यदि हम समझे एक बनारस होगा एक बिहार होगा। बेटा जो बिहार जो जगह है इसमें दो भाई रहे हैं, कुंवर सिंह और अमर सिंह रहा होगा बेटा एक भाई जरूर। कुंवर सिंह इसके भाई, हाँ ना, मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, ये दो भाइयों ने किया था। एक का नाम था कुंवर सिंह और एक का नाम था अमर सिंह। इन दोनों ने भाइयों ने अंग्रेजों की नाक में काफी दम किया। बिहार की यदि हम बात कर रहे हैं तो बेटा बिहार में दो भाइयों ने नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह और अमर सिंह ने। तो बेटा क्या होता है, कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है युद्ध में? कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। इनके भाई का नाम था अमर सिंह, दूसरे भाई का क्या नाम था भाई? अमर सिंह। तो अमर सिंह के नेतृत्व में
फिर दोबारा युद्ध करा गया ब्रिटिश सरकार से, परंतु जो विलियम टेलर हैं, विलियम टेलर ब्रिटिश सरकार के थे, तो विलियम टेलर ने इस युद्ध को दबा दिया था बेटा, यानी कि इसको कब्जे में ले लिया था। अब बेटा एक जगह है फैजाबाद, कौन सी जगह बेटा? फैजाबाद। बेटा फैजाबाद एक ऐसी जगह है जहां पे विद्रोह अहमदुल्ला ने किया था। भाई फैजाबाद में कोई इंपोर्टेंट तो भूमिका नहीं रही है, फिर भी बता देते हैं कि फैजाबाद का विद्रोह किसने किया था? अहमदुल्ला ने किया था, और दबाया कैंपबेल ने था बेटा। किसने? कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया था। दबाने का मतलब है कि इसे भी अपने अंदर मिला लिया, यानी कि यहां पे कौन हारे? अहमदुल्ला हार चुके हैं भाई। इलाहाबाद क्या पढ़ने वाले हम बेटा? इलाहाबाद में जो नेतृत्व किया वो किया मौलवी लियाकत अली ने, शायद नहीं कंफर्म है। किसने किया था बेटा? मौलवी लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद में जो नेतृत्व किया, नेतृत्व का मतलब है जिसने इलाहाबाद को बचाने के लिए युद्ध किया, वो कौन थे बेटा? मौलवी लियाकत अली। पर इनको भी बेटा बाद में दबा दिया गया। जनरल नील ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया था बेटा। किसने दबा दिया था? जनरल नील ने, ये लिखा हुआ है बेटा। और किसने किया था नेतृत्व? लियाकत अली ने किया था, और दबाया था जनरल नील ने। अच्छा बेटा, जो हमारे लॉर्ड कैनिंग थे, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि इलाहाबाद की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने आपातकालीन, क्या बना बेटा? आपातकालीन मुख्यालय बना दिया था इलाहाबाद को। क्या बनाया गया बेटा? आपातकालीन मुख्यालय। 1857 के विद्रोह के समय ही आपातकालीन मुख्यालय किसको बनाया गया बेटा? इलाहाबाद को। किसको बनाया गया बच्चे? इलाहाबाद को। बिहार में बता ही चुके थे बेटा हम किसने? अमर सिंह और कुंवर सिंह दो भाई थे। कुंवर सिंह मारे गए थे सैन्य विद्रोह में पहले, फिर अमर सिंह ने किया। अमर सिंह भी बाद में हार गए थे बेटा। किसके द्वारा? विलियम टेलर के द्वारा। विलियम टेलर ने विलय कर लिया था अपने अंतर्गत। अब बेटा बनारस की बात करते हैं। तो बनारस में बेटा आम जनता का विद्रोह था। किसका था? आम जनता का विद्रोह था। देखो सामान्य जनता बेटा, आम जनता जिसे हम बोल सकते हैं। कर्नल नील ने इसे दबा दिया था बेटा। किसने दबाया था? कर्नल नील ने। दमन का मतलब होता है दबाना। विद्रोह को शांत कर दिया गया। यहाँ पे तो इतना गलत हुआ था, जो मतलब विद्रोह के अंतर्गत स्त्री और बच्चे थे या उससे अलग भी थे, जो थोड़े से भी सक्के बिहार में आए, उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की बेटा सजा दी थी। किसकी सजा दी थी? मृत्युदंड दिया था सीधा। क्या दिया था? मृत्युदंड। आपको उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। बरेली बेटा, बरेली एक विद्रोह हुआ बेटा यहाँ पे भी। और बरेली में विद्रोह जो दमन मतलब सॉरी करा गया, जिसके द्वारा खान बहादुर खां बेटा एक व्यक्ति थे, जिनके द्वारा बरेली के युद्ध का नेतृत्व करा गया, यानी कि जो बरेली को बचाना चाह रहे थे। कौन बचाना चाहते बेटा? खान बहादुर खां। और बेटा इन्होंने अपने आप को नवाब भी घोषित कर लिया था। क्या करा था? नवाब घोषित। परंतु कैंपबेल ने, किसने? कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया। और बेटा खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई थी। किसको फांसी दी गई? बरेली के खान बहादुर खान को। कोई दिक्कत है बेटा? अब राजस्थान है बेटा एक जगह। बेटा एक बात और है, जयदयाल और हरदयाल बेटा यहाँ पे भी। कौन है यहाँ पे? जयदयाल और हरदयाल ने राजस्थान में नेतृत्व किया था बेटा विद्रोह का। आगे चलते हैं थोड़ा। असम से बेटा क्वेश्चन चलो समझा देते हैं, फिर भी बनता तो नहीं है बेटा। यहाँ पे असम में जो विद्रोह किया था, असम से क्वेश्चन बनता नहीं पर फिर भी बता रहा हूं एक बार। मनीराम दत्त ने किया था बेटा। किसने किया था? मनीराम दत्त ने किया था। और जो यहाँ पे हम बात करेंगे अंतिम राजा, हम जिसे कह सकते हैं, या तो अंतिम राजा कह लो, तो बेटा असम में एक ही चीज यहाँ पे हो पाई है, यदि आप समझेंगे। अंतिम राजा के पोते सिंधिया को राजा घोषित कर दिया गया। मनीराम को पकड़कर कलकत्ता में फांसी दे दी गई। यानी कि मैंने इन मनीराम दत्त की बात करी थी, इनको फांसी दे दी गई है। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यानी कि असम में कोई ऐसा कोई खास काम नहीं हुआ। और उड़ीसा की यदि हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? उड़ीसा की। तो बेटा उड़ीसा में राजकुमार सुरेंद्र साई थे। कौन थे बेटा? राजकुमार सुरेंद्र साई के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था 1862 में। परंतु बेटा इन्हें तो देश से ही निकाल दिया था, क्योंकि इन्होंने आत्मसमर्पण करा था बेटा। आत्मसमर्पण का मतलब है खुद ही झुक जाना। तो ये झुक गए थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया। अब बेटा ये बात है प्रमुख केंद्र जहां पे विद्रोह हुआ,
जिसके द्वारा दबाया गया। ये सारी चीजें हैं, पीछे मैंने बता दिया बेटा सब कुछ। विद्रोह की असफलता के कारण बेटा यही थे कि इसमें जो जमींदार लोग थे वो अपने आप को अलग मानने थे, शिक्षित लोग अपने आप को अलग मानने थे, कोई एकजुट ही नहीं था। अब कहीं पे सैन्य विद्रोह है तो कहीं की सेना लड़ रही थी, कहीं की सेना अपनी सेना के विपक्ष में ही थी। और बेटा यहाँ पे विद्रोह के जो है संगठन भी एक नहीं था, यानी कि लोग एक नहीं थे। और बेटा हम थोड़ा तेजी से कवर करते हैं, बेटा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। सैनिकों ने भाई संपूर्ण विद्रोह नहीं किया, क्योंकि संपूर्ण विद्रोह मैंने बताया ना बेटा, क्योंकि पंजाब की अलग है, गोरखपुर की अलग कर रही है, सबकी अलग अलग थी, मद्रास की अलग थी। और दूसरी बात है कि कोई योग्य नेतृत्व करने वाला नहीं था, यानी कोई समझदार व्यक्ति नहीं था इनके पास। जैसे हमने 1947 में गांधी जी एक सफल नेता थे, समझदार नेता थे, जिनकी वजह से हमें आजादी मिल पाई, ऐसा कोई सफल नेता इस समय नहीं था। 1857 की क्रांति के समय प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन थे। कौन थे बेटा प्रधानमंत्री? लॉर्ड पाल्मस्टन। कोई दिक्कत है इस बात में? 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध पंजाब ने सशस्त्र विद्रोह नामधारी सिखों ने कराया था बेटा, यानी करा था। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह नामधारी सिखों ने किया था बेटा। कोई दिक्कत है इस बात में? अच्छा बेटा, अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, उन विचारों की बातें कर लेते हैं। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? बेटा उनका नाम है आरसी मजूमदार। क्या नाम है? आरसी मजूमदार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस क्रांति को क्रांति नहीं माना बच्चों। बेटा अब दूसरे व्यक्ति हैं जो जेम्स आउटरम व डब्ल्यू कह रहे हैं कि ये जो सारा आंदोलन था ये एक षड्यंत्र था। क्या था बेटा? ये तो इस व्यक्ति के अनुसार ये सारा आंदोलन क्या था? षड्यंत्र था। तो पेपर में थोट आ सकता है कि इस व्यक्ति ने दिया है। अब इस सब होने के बाद तो महारानी जो थी वहां की, कहां की? ब्रिटेन की, उन्होंने सबको अपने अधीन ले लिया। महारानी का नाम क्या था? विक्टोरिया। तो इसी के बाद बेटा क्राउन शासन लग गया था। क्या लग गया था? क्राउन शासन, इसे बोला गया 1858 को क्राउन शासन। बेटा अब किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? इसका नाम था डिजरायली। क्या नाम व्यक्ति था बेटा? डिजरायली। उम्मीद करता हूं यहां से आपके सभी क्वेश्चन कवर हो गए होंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी आंदोलन की वीडियो लेके आपके सामने आएंगे बहुत जल्द। नमस्कार।